हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग का स्टार्टेड है। कॉस्ट में आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं कॉस्टिंग में, उस चैप्टर का नाम है बजट। देखो, बजट में फ्लेक्सिबल बजट भी है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बजट एंड बजटरी कंट्रोल। उसमें कैश बजट। ये कैश बजट तुम्हारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज पर्पज से भी तुमको पता होना चाहिए बजट क्या है। देखो, आज अगर हम लोग किसी से भी बात करेंगे, आप लोग कुछ भी परचेज करने जाओगे या ठीक है ना, तो सब लोग ना एक दूसरे पूछते हैं। जैसे आप शॉपिंग करने गए तो आपसे पूछा जाएगा ना, शॉपकीपर पूछेगा भैया आपका बजट कितना है। हम लोग जो भी परचेज करते हैं, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माई बजट लाइन। हम लोग का एक बजट लाइन होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो वहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट लाइन किसको बोला जाता है। नीचे करके आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन बेसिकली एक लाइन होता है जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर अपने बजट लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आप अपने आप में देखो, आपके पास जो भी आप लोग कंज्यूमर हो, आपके पास एक परचेजिंग पावर है और सबका एक अपना अपना बजट लाइन है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। आपका जिस तरीके से इनकम होगा उसी हिसाब से आपका बजट लाइन डिसाइड होगा। अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपका बजट भी अच्छा होगा, अगर आपका इनकम कम है तो आपका बजट भी कम होगा, ठीक है ना। ये बजट नॉर्मल जनरल नॉलेज में ही होता है। लेकिन हम लोग जो कॉस्टिंग में बजट निकालने वाले हैं, एक इंटरप्राइज का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये बताना होगा। बजट बहुत तरीके से बनता है, मतलब बहुत तरह का बजट होता है। प्रोडक्शन बजट होता है, सेल्स बजट होता है, कैश बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, मास्टर बजट होता है, फंक्शनल बजट होता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बजट। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिलेबस में कैश बजट एक बड़ा पोर्शन मार्क्स वेटेज है रखता है। तो कैश बजट क्या होता है, हम लोग को ये बताना होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज कैश बजट? एक बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो रिवील करता है, बताता है कि फर्दर, देखो बजट ऑलवेज हम लोग हम लोग जो भी बजट बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो डेटा रिवील करेगा पास्ट का या फ्यूचर या आने वाला का। पास्ट का डेटा, बोलो बाबू। जो भी बजट हम लोग बनाएंगे, बजट बना के हमको जो डेटा मिलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होने वाला है या हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी, होने वाला। बजट ऑलवेज फ्यूचर बनाते हैं। इट इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। समझ में आया? हम लोग जो भी स्टेटमेंट बनाते हैं, ये स्टेटमेंट बना के पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से कलेक्शन होगा, मतलब पैसा आने का सोर्स क्या है, पैसा जाने का सोर्स क्या है, मतलब इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ क्या, कैश ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग एग्जांपल मान लो 3 महीना का आपको बजट बनाना है, तो आपको ये बताना होगा कैश बजट के अंदर कि इस 3 महीना में ऑर्गेनाइजेशन के पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और इस 3 महीना में ऑर्गेनाइजेशन के एंड से कहाँ कहाँ पैसा इनकर्ड होगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा। तो अभी अगर आपको कोई बोला जाएगा कैश बजट क्या है, तो आप सिंपल वर्ड में क्या बोलिएगा? इट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट विच रिवील्स द inflows and outflows of cash of an organization during particular period of time। समझ में आया? तो ये एक स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट को बना के ऑर्गेनाइजेशन ये पता लगाता है कि मेरा आने का जरिया क्या है और जाने का जरिया क्या है। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको एक डेट लिखे हैं, जनवरी टू मार्च। ये हम लोग का क्वार्टर एंडिंग है मार्च, ठीक है ना। एक क्वार्टर 3 महीना का होता है, तो जनवरी टू मार्च। अगर हम जनवरी टू मार्च बजट बना रहे हैं तो जनवरी में मेरा आने, जैन, फेब और मार्च, ये 3 महीना में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए, फॉर्मेट ड्रॉ किए हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ना, सबसे पहले यहाँ पे होता है रिसिप्ट। सबसे पहले क्या होगा? रिसिप्ट, या आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, फिर लिख देना रिसिप्ट, फिर यहां पे लिख देना पेमेंट।
अच्छा बताइए, रिसिप्ट में ए में ओपनिंग बैलेंस का मतलब जनवरी में ऑलरेडी पैसा है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, अच्छा हमेशा जनवरी में पैसा नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ओपनिंग बैलेंस है तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। अच्छा बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आने का जरिया कहाँ होगा? क्या होगा बोलो पहले? कैश सेल्स होगा कि नहीं? हम लोग ये कैश सेल्स निकालेंगे और निकाल के इसको वर्किंग में दिखाना होगा कैसे कैश सेल्स निकलता है। तो ये कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचते हैं बाबू, बोर्ड में ध्यान दीजिए, बोर्ड में ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग डेटर को सामान बेचेंगे तो इसका दो पोर्शन होगा। कुछ तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंटली हम लोग को मिल जाता है, उसको कैश रिसीव बोला जाता है। कुछ बाद में मिलेगा, फ्यूचर डेट में मिलेगा, उसको बोला जाता है कलेक्शन फ्रॉम। दोनों में अंतर है बाबू, समझना। जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो जनवरी में मिलेगा वो जनवरी का सेल का नहीं मिल रहा, वो पिछले पास्ट में कभी हम लोग सेल किए होंगे तो जनवरी में पैसा कलेक्ट कर रहे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर नॉर्मली तुरंत नहीं होता है, कैश सेल्स तुरंत होगा। हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। मान लो हम अपने डेटर को 1 लाख का सामान बेचे हैं, अब बोल रहा है 20% वो तुरंत पैसा दे देगा, बाकी 80% वो नेक्स्ट महीना में देगा। तो अगर हमको जनवरी में हम 1 लाख का सामान बेचे हैं तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000 हमको कैश सेल मिल गया। बाकी बोला है ना कि 80% या बैलेंस या रिमेनिंग बैलेंस हमको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ठीक है ना। तो जनवरी का पैसा कब मिलेगा और फरवरी का पैसा कब मिलेगा? फिर से, जनवरी का पैसा, फरवरी का पैसा, ठीक है। तो जनवरी का पैसा फेब में मिल रहा, फेब का पैसा, तो जो जनवरी में पैसा मिल रहा वो कौन से मंथ का मिल रहा पैसा? दिसंबर का मिल रहा। लेकिन दिसंबर का हमको बनाने नहीं बोला है, हम लोग बना रहे हैं जनवरी टू मार्च। समझने का कोशिश करना, जब डेटर 1 लाख है, 1 लाख का 20% 20,000 रुपया, रिमेन 20,000 रुपया उसी मंथ में मिल जा रहा, जिस मंथ में सेल हो रहा है उसी मंथ में 20% पैसा हम कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो सेल्स बढ़ेगा घटेगा तो 20% का जो भी वैल्यू निकालेंगे वो भी घटेगा बढ़ेगा, डज नॉट मैटर। हम यहाँ एक एग्जांपल के तौर से बताएं, 1 लाख, मान लो जनवरी में हम 1 लाख का माल बेचे तो 1 लाख का हम 2 पोर्शन कर लिए। 1 लाख का 20% तुरंत मिल गया, 80,000 रुपया हमको बाद में मिलेगा, 20,000 मिल गया। तो जो 80,000 हमको जनवरी में बेचे हैं वो तो फेब में मिलेगा। इसका मतलब जनवरी में कब का पैसा मिलेगा? दिसंबर का। ये बात समझ में आया आपको? समझने का कोशिश करो। ये जनवरी है, ये दिसंबर है, ये फेब है बाबू। अगर जनवरी में हम लोग सेल कर रहे हैं तो इसका पैसा कब मिलेगा? तो फरवरी में सेल करी, इसका पैसा कब मिलेगा? मार्च में। तो भाई ठीक है, तो जनवरी का पैसा फेब में लिख दिए, फेब का पैसा मार्च में लिख दिए, तो जनवरी में कुछ नहीं लिखेंगे सर, लिखेंगे हम लोग को दिसंबर का पैसा कब मिलेगा? जनवरी में। समझ में आया? ये लाइन समझ में आया आपको? ठीक है। तो जब भी डेटर को हम लोग बेचेंगे, डेटर का मोस्टली कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है, एक कैश सेल्स, एक कलेक्शन। तो कैश का मतलब क्या हुआ? तुरंत मिल जाएगा। कलेक्शन का मतलब आज अगर हम डेटर से कलेक्ट कर रहे हैं, इसका नॉर्मल में क्या होगा? हम इसको पहले बेचे थे, कलेक्शन बाद में हो रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली हम अपने डेटर को 2 महीना का टाइम दिया जाता है, उसको लैग इन पेमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। डेटर एंड क्रेडिटर को देंगे हम लोग। चलिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और बोलो क्या होगा? और बोलो। बोलिए। इंटरेस्ट रिसीव आ सकता है, अपना दिमाग लगाओ ना। बाबू यहाँ पे हम सब में लिख रहे, जरूरी नहीं इंटरेस्ट रिसीव सब में मिले, जो मंथ में मिलेगा उसी में होगा। तो नॉर्मल यहाँ पे ज्यादा पैसा नहीं आएगा, मतलब जो भी कलेक्शन होगा आप लोग समझ जाइएगा। पेमेंट क्या क्या होगा बोलो? सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे हम लोग? ठीक है ना, कैश परचेस, देखो जैसे डेटर का हम लोग किए थे वैसे क्रेडिटर का भी तो हो सकता है। बोर्ड में देखो, ये क्रेडिटर है, हम लोग सामान खरीद रहे तो कैश में खरीदें और क्रेडिट में खरीदें।
मतलब अगर कैश परचेज की तो मेरे लिए तो क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट होगा नहीं। हम भाई सामान खरीदे, पेमेंट कर दिए, हम क्रेडिट में परचेज किए। तो अगर हम क्रेडिट में परचेज किए हैं तो जो उसका पेमेंट होगा, चलो सेम एग्जांपल लेते हैं। हम लोग खरीदे क्रेडिटर से 1 लाख का, 20% तुरंत पैसा दे दे रहे, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट मंथ में देंगे। तो अब बताओ, अगर हम लोग जनवरी में 1 लाख का सामान खरीदे हैं और 20,000 रुपया तुरंत भुगतान कर दे रहे, भुगतान का मतलब पेमेंट, तुरंत पेमेंट कर दे रहे, तो रिमेनिंग, तो जनवरी का पैसा कब देंगे, फरवरी का पैसा कब देंगे, मार्च का पैसा कब देंगे। तो जो जनवरी में मेरे पास आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा, तो किसका हो रहा, कौन से मंथ का हो रहा, दिसंबर का हो रहा। बात समझ पा रहे हो। अच्छा, जरूरी है क्वेश्चन में 1 महीना बोलेगा, 2 महीना बोलेगा तो अगर हम लोग जो जनवरी का पैसा कब देंगे, मार्च में। समझ में आया। तो और आओ, इससे दिसंबर से पहले आ जाओ, नवंबर। जनवरी का पैसा कब देंगे भाई, जनवरी का पैसा मार्च में देंगे, तो नवंबर से पहले आ जाइए आप, अक्टूबर। चलो, इन लोग हम लोग के लिस्ट में नहीं, हम लोग के लिस्ट में जनवरी से। तो जो जनवरी में पेमेंट करेंगे कब का करेंगे, नवंबर का। अगर 2 महीना बोलेगा, बाबू के क्वेश्चन में 3 महीना बोला तो अक्टूबर का पैसा कब देंगे। अच्छा, उसके बाद फरवरी में जो पेमेंट करेंगे किसका करेंगे, नवंबर का, अगर 3 महीना बोला, ठीक है। अच्छा, मार्च का, मार्च में जो पेमेंट करेंगे कौन सा मंथ का पेमेंट करेंगे, जनवरी का, ठीक है ना। 2 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, नॉर्मली 2-3 महीना होगा। समझ पा रहे हो ना, ये लाइन समझ में आया सबको। एक बार फिर से सब लोग बोलना, एक बार फिर से बाबू, सेम। अभी हम लोग ना 1 मंथ का टाइम लैग लेते हैं, ठीक है ना, 1 मंथ का। तो जनवरी में पेमेंट करेंगे, कौन से मंथ का पेमेंट करेंगे, दिसंबर का। दिसंबर का पैसा जनवरी में। अच्छा, जो फरवरी में पेमेंट करेंगे कौन से मंथ का पेमेंट, जनवरी में। जो मार्च का पेमेंट करेंगे, ये तो रहा 1 महीना का। अगर क्वेश्चन में बोल दिया 2 महीना, तो बताइए जो जनवरी में पेमेंट करेंगे किसका पे करेंगे, नवंबर का। फरवरी में, दिसंबर का पैसा फेब में पे करेंगे, मार्च वाला केस में जनवरी, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आया। तो वैसे हम क्रेडिटर का 2 पार्ट कर दिए, कैश परचेज और पेड टू क्रेडिटर। पेड टू, अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्रेडिट में परचेज किए होंगे, तभी तो क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हैं। जब भी हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट करें, इसका मतलब क्या हुआ, हम उससे किस में खरीदे होंगे। याद कर लो, जब भी कैश में क्रेडिटर को देखो, कैश के केस में क्रेडिटर आएगा नहीं। लाइबिलिटी का राइज कब होगा, जब हम लोग परचेज करें क्रेडिट में। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये होता है करंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन। तो क्रेडिटर, सिंस क्रेडिटर मेरा करंट लाइबिलिटी है एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे बैक, समझ में आया, क्रेडिटर को विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो जब भी अगर हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इनिशियल स्टेज में हम लोग खरीदे किस में होंगे बाबू, कैश में या क्रेडिट में। क्रेडिट में खरीदे होंगे तभी तो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है सर। यहां तक समझ में आ गया, और बोलो। हम यहाँ कुछ भी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है और ओवरहेड हो सकता है? हाँ, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, वेजेस का मतलब, अच्छा वेजेस का मतलब जिस महीना काम करवाएंगे उसका नेक्स्ट मंथ में देंगे। जैसे हम काम करवाए हैं, जैसे हम लोग को बोला जा रहा है भैया आप बताइए जनवरी टू मार्च कैश बजट बनाइए, तो हम जो जनवरी में जो वर्कर मेरा काम किया है, सर्विस रेंडर किया ऑर्गेनाइजेशन को, उसका पेमेंट कब करेंगे। तो इसका मतलब जनवरी में कौन से मंथ का पेमेंट करेंगे, दिसंबर का। फेब में किस मंथ का पेमेंट करेंगे। तो अगर ये क्या बोलेगा, लैग इन 1 मंथ, ठीक है ना, क्लियर है। अगर बोलेगा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग क्या मानेंगे, जिस महीना का है उसी मंथ में पेमेंट हो जा रहा है। अगर लैग इन पेमेंट 1 मंथ 2 मंथ 1.5 महीना बोल दिया तो हम लोग पीछे करके जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अगर ऐसे बोल दिया 50% हम लोग इसी महीना में दे देते हैं, 50% हम लोग क्या पिछला महीना का देते हैं। तो मान लो वेजेस मेरा 10,000 है, वेजेस मेरा 10,000 है, तो 10,000 रुपये हम लोग करेंट महीना का दे रहे हैं। तो करेंट महीना का कितना है, जनवरी का 10,000, 10,000 का 50% कितना हुआ, 5,000,
ठीक है। अब रिमेनिंग 50% दिसंबर का देंगे, तो दिसंबर का मान लो 12,000 है, 12,000 का 50% 6,000, तो 5 6 कितना हो गया 11,000, 11,000 हम लोग देंगे। तो आपको क्रेडिटर, आपको ये जो आपका एक्सपेंसेस है उसमें आपको किस तरीके से बोल सकता है, बोल या कुछ नहीं बोलेगा तो मानेंगे जितना मेरा खर्च है उसी महीना में पे हो रहा, या लैग इन पेमेंट ऑफ 1 मंथ बोल देगा, या बोलेगा 50% इसी महीना में देते हैं, रिमेनिंग 50% पिछला 50% का अभी देते हैं। तो जनवरी का मेरा वेजेस कितना है 10,000 और दिसंबर का वेजेस कितना है 12,000, तो आप दिसंबर का वेजेस 50% उसी दे दिए थे और रिमेनिंग 50% आप जनवरी में दे रहे हो, फिर जनवरी का 50% आप जनवरी में दे रहे हो और रिमेनिंग जनवरी का 50% आप फेब में दे रहे हो। तो बताओ जनवरी में आपका कितना था वेजेस 10,000, दिसंबर में वेजेस कितना था, तो अब 50% निकालो, 10 का 50% 5,000, आइधा 12 का 50%, तो 12 का 50% 6,000, 6,000 प्लस 5,000 कितना हुआ 11,000। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ये 3 ही तरह का क्वेश्चन बोलेगा आपको। आगे चले यहाँ तक, और क्या हो सकता है हमको टैक्स पेमेंट करना हो ना, ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पेमेंट करना हो, अच्छा टैक्स का हर महीना पे करेंगे, ये हम लोग का प्लान इन्वेस्टमेंट है। सर प्लान इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च हम लोग का 20,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट जाएगा, मशीन खरीदेंगे, ठीक है ना। तो और क्या खर्चा हो सकता है बताइए अपने तरफ से, हम लोग इन्वेस्टमेंट परचेज किए। अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या रिकरिंग इन नेचर है या नॉन रिकरिंग इन नेचर है? सर पहले मतलब बता दीजिए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है। रिकरिंग का मतलब जो बार बार होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होता है। रिकरिंग का मतलब जो नॉर्मली नॉमिनल अकाउंट जो होता है ना रिकरिंग इन नेचर होता है, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ठीक है ना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोला जाता है, जैसे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो यू पीपल डिसाइड एंड टेल मी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि बार बार तो नहीं करेंगे। तो बोलो हम लोग नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो प्लान इन्वेस्टमेंट होता है, हम लोग कौन से मंथ में करेंगे। सर जिस महीना में करेंगे ना वो आपको महीना लिख देगा, तो हम लोग मान लेते हैं कौन सा महीना, फरवरी बोल रहे हो, ठीक है मान लेते हैं, चलो मान लिए। और क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको एडजस्टमेंट लिखा रहे, बोलेगा ना परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹5 लाख, ठीक है ना, तो वही इंस्टॉलमेंट में खरीदा। अब बोला जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा ना वो मार्च से होगा। आप एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्या लिखा है, परचेज, हम यहाँ शॉर्ट में लिख के समझा रहे हैं, परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹5 लाख, ठीक है ना, ₹1 लाख पेबल in March and balance next to the following month। ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या लिखा बोलो तो, लिखा है परचेज प्लांट एंड मशीनरी। हम लोग प्लांट एंड मशीनरी कितना का खरीदें सर, 5 लाख का खरीदें, ठीक है। बोला ₹1 लाख पेबल इन द मार्च, हम लोग 1 लाख रुपया मार्च में देंगे, एंड बैलेंस नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ, बैलेंस नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ। अच्छा नेक्स्ट का मतलब जानते हो, नेक्स्ट मंथ किसको बोला जाता है, अभी हम लोग कौन सा महीना चल रहा है, अरे अभी हम लोग कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, और नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ जून। जब भी नेक्स्ट मंथ बोलेगा तो जो महीना चल रहा है उसको छोड़ के दूसरा महीना को नेक्स्ट मंथ बोला जाता है। हम बोलेगा नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ, समझ में आया क्या हुआ, नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ। ऐसा बोलेंगे नासिर भाई का बर्थडे नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ है, मतलब कौन से मंथ में है, नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ। अभी महीना चल रहा है अप्रैल, अप्रैल को हटा दीजिए, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई, तो नेक्स्ट महीना हुआ, नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ जून, मतलब नासिर भाई का बर्थडे कब है, जून में। जब भी बोलेंगे नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ तो अगला महीना जो आएगा उसको छोड़ के नेक्स्ट महीना में आप टपक जाइएगा, ठीक है। तो आओ जो यहाँ पे परचेज प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपया, 5 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ठीक है।
बोला 1,00,000 रुपया पेबल इन मार्च एंड बैलेंस टू द फॉलोइंग एंड बैलेंस नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ। ये हम पूछेंगे किरण से कि जनवरी में कितना आएगा, फेब में कितना आएगा, मार्च में कितना आएगा। प्लीज आप लोग अपने तरफ से मत बोलना। 5 लाख का मशीन खरीदे, 1,00,000 रुपया दिया है, बचा मतलब 4 लाख। तो बताओ जनवरी में कितना आएगा, फेब में कितना आएगा, मार्च में कितना आएगा? मार्च में 1,00,000 आएगा। ये पूछ रही हो, बता रही हो? अच्छा ठीक है, आगे बताओ। जैन और फेब में बता दो। अच्छा, एक जैन में आएगा, एक मार्च में आएगा। तो जैन में कितना आएगा? 1,00,000 जैन में भी आ जाएगा। मार्च में 1,00,000। अच्छा, फिर फेब बचा, इसमें भी 1,00,000 बैठा दे, नहीं तो फिर माइंड कर लेगा। बोलो। वेरी गुड सर। मार्च में 1,00,000 आएगा और मई में, अब मई हम लोग बना नहीं रहे तो मतलब हम लोग नहीं लिखेंगे। बाबू जरूरी थोड़ी है जो दे दिया सब लिख डालो। आप बजट बना रहे हो ना कि किस महीना आपका पैसा खर्च होने वाला है। हम जनवरी में क्यों बैठाएंगे? अरे हम तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम तो चेक करेंगे कि इतना देर से पढ़ा रहे आप समझ पा रहे हो कि नहीं। वैसे आप एग्जाम देने जाओगी ना तो आगे वाली जो स्टूडेंट रहेगी दूसरी कोचिंग सेंटर की है, वो कर देगी तो आप भी छाप दोगे। अपना दिमाग लगाना होगा ना। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? यहाँ बोले हम लोग परचेज कब किए, क्वेश्चन में देखो ना, कब परचेज किए भाई? मार्च में। और क्वेश्चन में क्या बोला है? 1,00,000 पेबल दिया जाएगा मार्च में एंड बैलेंस बचा है जो नेक्स्ट टू द फॉलोइंग मंथ। मतलब मार्च को छोड़ दो, अप्रैल मई। तो जो 4,00,000 रुपया पैसा वो कब देंगे? मई में। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ABCDE। देखो बाबू, डैश कहां मारा? जनवरी और फेब में डैश मार दिया, नहीं आएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? इनकम टैक्स भी हो सकता है ऐसे, और 2-3 जो खर्चा होगा वो सम्स के साथ बता दिया जाएगा। आइए, हमको निकालना होगा टोटल ए। तो टोटल ए कैसे निकालेंगे? ये मेरा टोटल ए आया, देखो कैसे आया टोटल ए। इसको टोटल ए बोला जाएगा और इसको टोटल बी बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? टोटल बी। अब लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। मेरे साथ बोलो, क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। जोर से बोलो बाबू। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी, कितना आएगा? जो भी होगा। और आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का क्या होगा बाबू? कभी आपको फेब का ओपनिंग स्टॉक नहीं बोलेगा। ये कहां पे लेके जाएंगे? इसको पकड़ेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है? मतलब ये जो फेब का मेरा ये बैलेंस आया, ये जो बैलेंस आया, ये कहां से आया? ये जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस हुआ। किसका क्लोजिंग बैलेंस हुआ? जनवरी। आपको एग्जाम में दिया रहेगा, सिर्फ एक बैलेंस दिया रहेगा। किसका? ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनवरी। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है दिया रहे, नहीं तो नहीं दिया रहेगा। हम लोग यहां से क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। सर अगर नेगेटिव में आ गया तो क्या करेंगे? नेगेटिव में लिख देंगे। जरूरी थोड़ी हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगेन क्या निकालेंगे? टोटल ए निकाल लिए। अब क्या करेंगे? टोटल बी कैसे निकालेंगे? निकाल दिए। अब ये वाला कहां बैठाएंगे? बोलो। फेब का क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस। मार्च का क्या होगा? देखो ओपनिंग बैलेंस बैठा दिए यहां पे, बैठा दिए यहां पे। चलो इसको ऐड करो, ऐड करो, ऐड कर दिए, खत्म। दिस इज माय कैश बजट। कैश बजट का फॉर्मेट है। अभी हम लोग ऑनर्स का एक्सम्स करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मेट बनता है जो आपको बता दिए। तो बाबू आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो ना? आपके यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ। हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है बाबू, एक बार आप लोग बोलिए सेल्स कितना है? अप्रैल का सेल्स कितना है? मई का कितना है? जून का कितना है? जुलाई का कितना है? अगस्त का कितना है? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि डेटर का हम लोग ना नॉर्मली 3 हिस्सा कर दे रहे। देखो डेटर का कितना हिस्सा कर दे रहे? 3 हिस्सा। डेटर हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे।
10% सेम मंथ, ठीक है ना। बाकी 3/5 विद इन 1 month of sale, 2/5 विद इन ड्यू डेट। ध्यान दो बाबू, देखो यहाँ पे देखिए 3 पोर्शन है, जो डेटर का हम लोग 3 पोर्शन है। बोला जो डेटर मिला है 10% इन द सेम मंथ, यहाँ तक समझ में आया। तो पहले वाला इसका ट्रीटमेंट करे सेम मंथ, तो घबराना मत। हम लोग का जो आपको बोलेगा, जिस पीरियड का बोलेगा उसी पीरियड का हम लोग को कैश बजट बनाना होगा। आपको बोला जून जुलाई अगस्त, सर पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में बोल दिया है। तो 10% सेम मंथ का हम लोग लिख दिए, हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। सर कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम, तो हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज इतना मत होइए बाबू, हटा दिया, चलो क्लियर है। 10%, 10%, 10%, इसमें कोई समझ में नहीं आने का कोई बात ही नहीं है। एकदम कैलकुलेटर लीजिए, मार दीजिए, नहीं मारिए, 0 क्रॉस कर दीजिए, खत्म हुआ। दूसरा बोला 3/5 विद इन 1 month ऑफ सेल। देखो बाबू 1 month ऑफ सेल, अभी हम लोग बना रहे जून का, तो जून का जो पैसा मिलेगा ना वो जुलाई में मिलेगा, और तो जुलाई का पैसा मिलेगा अगस्त में मिलेगा। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब अगर जो जून में पैसा मिल रहा है ना, वो कौन सा मंथ का मिल रहा है, मई का मिल रहा है। तो मई का हम लोग का सेल कितना है बाबू, मई का सेल कितना है, 2 लाख। अब 2 लाख में देखिए ऑलरेडी हम लोग देखो यहाँ पे पोर्शन नंबर 2 को ट्रीट कर रहे हैं, तो 2 लाख में हम लोग ऑलरेडी कितना % ले चुके हैं। तो 2 लाख माइनस 10% करेंगे, 1,80,000 आएगा। 1,80,000 का 3/5 निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा, बोला है ना अगर डेटा मेरा बात मानता है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी आंसर आएगा उसका 10% आप माइनस कर देना। देखो 10% माइनस करके ये आ रहा है। सिमिलरली ये भी होगा। तो अब जुलाई के लिए हमको जून का सेल देखना होगा। जून का सेल था 2,20,000, उससे 10% मिल चुका है, 22,000 माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा 3/5 करके जो भी आंसर आएगा माइनस 10% करेंगे, माइनस 10% करेंगे, आंसर ये आएगा। अब हम देख रहे हैं अगस्त का। अगस्त के लिए हमको 1 महीना पीछे जाना है। देखो क्योंकि अगस्त का पैसा मिलेगा सितंबर में, तो जो अगस्त में पैसा मिला वो कौन सा महीना का मिल रहा है, जुलाई का मिल रहा है। तो जुलाई में सेल कितना है, 2 लाख। ऑलरेडी पहले कैश कितना ले चुके हैं, 10%। 2 लाख से 10% माइनस करेंगे, 1,80,000। 1,80,000 का आप निकालना 3/5, जो भी आंसर आएगा माइनस करना 10%, ठीक है, आ जाएगा। बाकी सर 2 महीना, अब हम लोग 2 महीना पीछे जाएंगे। मतलब जो जून में जो पैसा मिलेगा, जून का पैसा अगस्त में मिलेगा, इसका मतलब जून में जो पैसा मिलेगा वो अप्रैल का मिलेगा। अप्रैल का सेल था 1,50,000, 1,50,000 में ऑलरेडी 10% ले चुके हैं, तो 1,35,000। अब 10% माइनस कर दो, 1,35,000। 1,35,000 का 3/5 निकालिए, 54,000 आएगा। चलिए अब मई का 2 लाख था, माइनस करो 10%, कैश ले चुके हैं 1,80,000। 1,80,000 का 2/5 कितना आएगा, 72,000। आइए इसका करते हैं हम लोग। अगस्त में जो पैसा मिलेगा इसका मतलब जून का मिल रहा है, तो जून में 2,20,000 सेल है, 10% कैश मिल चुका है। 2,20,000 से 22,000 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका कितना निकालना होगा, आंसर आएगा 79,200। देखो हम लोग कलेक्शन ऐड कर रहे हैं, बी और सी ऐड कर लेना, ठीक है। इसको बोलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये आया, और ये तो कैश सेल से, एकदम आसान है। ये तो जस्ट हम लोग एग्जाम्पल किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।